हाँ, अब बताओ मुझे। इसमें आपने बोला था कि कुछ लोग होते हैं, राइट, हाँ। जो कॉन्स्टिपेटेड होते हैं, एंग्शियस होते हैं, जो अंदर ही होल्ड कर लेते हैं ब्रेथ को। हम्म। उनके लिए हम एक सॉल्यूशन बताते हैं कि विथ एफर्ट आप इनहेल करो, हम्म। कॉन्शियसली इनहेल करो, विदाउट एफर्ट एक्सेल करो। हम्म। तो मुझे जितना समझ में आया, उनका ओवर एक्टिव ईड़ा नाड़ी होता है। देन सेकेंड एक केस बताया आपने, जहां पे आपने बोला कि जिसकी यदि ओवर एक्टिव पिंगला हो, ऐसा मेरा अंडरस्टैंडिंग है, तो उनको हम बोलते हैं कि विदाउट एफर्ट आप इनहेल करो और विथ एफर्ट आप एक्सेल करते जाओ। तो एक्सेलेशन में आप एफर्ट डाल रहे हो और इनहेलेशन विदाउट एफर्ट हो रहा है। हम्म। इसी का यदि फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग अगर लें, हम्म। तो जो ओवर एक्टिव ईड़ा है, वो कोई भी चीज से इमोशन भर रहा होता है। तो उसको हम बोलते हैं कि तू ब्रेथ लेवल पे भी इतना कॉन्शियसली ब्रेथ को अंदर ले कि तेरे को समझ में आए कि तू ले क्या रहा है वाया सेंसेस। एंड जब तू एक्सेल करे तो एफर्टलेसली हो जाए, क्योंकि तुझे छोड़ते नहीं आ रहा। एंड हाँ, पिंगला देखो में, हाँ। देखो, फिलोसॉफिकली अगर देखो तो हर चीज की स्टार्टिंग सूक्ष्म से स्थूल की तरफ आती है, हाँ, स्थूल से सूक्ष्म की तरफ नहीं जाती, ठीक है ना। राइट। हम जब कोई चीज खोजते हैं तो स्थूल से सूक्ष्म की तरफ जाते हैं, पर एक्चुअली में ये खोजने की प्रक्रिया है। पर एक्चुअली में जो प्रॉब्लम्स आती है वो सूक्ष्म से स्थूल की तरफ आती है, छोटे से बड़े की तरफ आती है। अब ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी। ईड़ा नाड़ी का मतलब है कि ईड़ा नाड़ी का बेसिक मतलब होता है कि आप कोई भी चीज स्ट्रेस में है उसको वो रिलीज करती है, वो ढीला करती है। मेरी बात समझे? हाँ, पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम इज ईड़ा। पैरासिम्पैथेटिक। हाँ। वो जो है लूज कर रही है, वो ढीला कर रही है, ठीक है। हम्म, पिघला नाड़ी का मतलब है कि वो स्ट्रेस दे रही है। अब अगर और डीपर लेवल पे जाओ तो स्ट्रेस कब दोगे? जब बाहर से कोई चीज अंदर लोगे और अंदर होल्ड कर लोगे तो वो आपके अंदर बम ब्लास्ट करेगा। तो इसका मतलब है पिंगला नाड़ी बढ़ गई, हम्म, ठीक है। हम्म, अगर मान लो ब्रीद इन किया आपने और उसे होल्ड कर लिया, तो इसका मतलब है पिंगला नाड़ी बढ़ गई, हम्म। हीट जनरेट हो गया, स्ट्रेस का लेवल और बढ़ गया, आपके पसीने निकलने लगेंगे, सब कुछ होने लगेगा। लेकिन अगर आपको रिलीज करना है किसी भी चीज को, तो आपको एक्सलेशन जो आपने लिखा, विद एफर्ट इनहेल एंड विदाउट एफर्ट एक्सहेल, हम्म, तो जैसे ही आप हर चीज को कंफर्टेबली एफर्टलेसली छोड़ने लगते हैं, हम्म। तो इसका मतलब ही है कि ईड़ा नाड़ी एक्टिव हो गई। ओके। तो छोड़ने लगते हैं, हम्म, हम्म। तो छोड़ने का मतलब है कि एफर्ट नहीं कर रहे हैं आप। राइट। तो इसमें और क्या पूछ रहे थे मुझे बताओ फिर से। और इसी का जो उल्टा रहता है, जहां हाँ। हम एफर्टलेसली एक्सेल कर रहे हैं और बिना एफर्ट के इनहेल हो रहा है। जो लोग अष्टांगा में करते हैं, ये मैसूर अष्टांगा में, ये लोग एफर्टलेसली एक्सेल करते हैं और विदाउट एफर्ट पैसिवली इनहेल करते विद एफर्ट इनहेल, विद एफर्ट और एक्सेल विदाउट एफर्ट, हैं। हाँ। ये बताया। अब दूसरे पार्ट पर आओ, एक्सेल विद एफर्ट और इनहेल विदाउट एफर्ट ना। जिनका ओवर एक्टिव पिंगला होता है, उनको हम ये सजेस्ट करते हैं कि भैया तुम जो है, क्योंकि तुम इतना कंसंट्रेट कर रहे थे कोई भी काम करने में, इतना एनर्जी लगा रहे थे, सेंसेस का भिड़े जा रहे थे, तुम इनहेल करते टाइम लूज छोड़ दो और एक्सेल करते टाइम एफर्ट डालो। राइट। एक चीज देखो, बहुत सारे लोग जब कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं तो वो या तो अंदर सांस को होल्ड कर लेते हैं या तो बाहर होल्ड कर लेते हैं। एक फिजिकल एक्सरसाइज करने वाला आदमी,
जो बहुत एक्सेस मैस्कुलर फिजिकल एक्सरसाइज करता है, वो ज्यादातर सांस को बाहर खींच करके निकालता है और होल्ड कर लेता है। कंसंट्रेशन तो मसल्स पे है ही है ना उसकी, बेटा बाहर होल्ड कर लेता है, उसकी इनटेक नहीं है प्रॉपर। एक्सेल वो खींच ले रहा है, खूब खूब खींचने पे, इवन कि पेट को भी पिचका करके घूम रहा है, वो छाती को फुलाता है, पेट को पिचका लेता है, पिचका है ऑल द टाइम। पिचकाने का मतलब ये है कि वो एक्सेल ज्यादा कर रहा है। इवन कि जो एंशियस लोग होते हैं वो भी एक्सेल करके होल्ड ही करते हैं, जो बहुत एक्सट्रीम एंशियस होते हैं वो एक्सेल करके होल्ड ही करते हैं। तो इसीलिए उनको हम हमेशा ये कहते हैं कि आपको एक्सेलेशन लूज करना है, क्योंकि आप एक्सेल पे आप ज्यादा स्ट्रेस दे रहे थे। अच्छा। एक्सेल पे स्ट्रेस दे रहा था ना बेटा, हम्म एक्सेल पता ही नहीं उसको लूज छोड़ना। हम्म कोई आदमी होते हैं इनहेल पर होल्ड कर लेते हैं, जैसे मैं था, इनहेलर ज्यादा था, मैंने 10 साल इनहेल पर गजब गजब के एक्सपेरिमेंट किए, होल्डिंग पर, इनहेल पर, इनहेल के रिदम पर, हर एक, जैसे टर्टल ब्रीदिंग में देखो। हम्म तो वो इसलिए किया था क्योंकि इनहेल पर मेरी प्रॉब्लम थी, हम्म हम्म right? तो मैंने इनहेल को लूज किया था, तो उससे बहुत सारी पित्त से संबंधित प्रॉब्लम सॉल्व हुई। अगर आप देखो तो मेरे जो व्हाइट बाल हो गए हैं सारे, वो ड्यू टू पित्त है ना, पित्त और वात है ना बेटा, राइट। उसको हम रोक नहीं सकते, अब वो हो गया है, उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता है। हम्म हम्म तो हालांकि ये साइड इफेक्ट नहीं है, पर वो उसी के कारण ये सब हुआ। बाय द वे, हम बॉडी के कॉन्स्टिट्यूशन को और मूवमेंट को देखते हैं कि उसकी सेंसेस किस जगह पे ज्यादा फोकस्ड है, उसी के अनुसार उसकी एक्सेल एफर्ट होनी है या इनहेल एफर्ट होनी है, डिसाइड। ओके। तो जो ज्यादा राइट ब्रेन डोमिनेंट होते हैं, राइट, उनको विदाउट एफर्ट एक्सेल करना चाहिए, हाँ बिल्कुल, है ना? करेक्ट करेक्ट। और जो बहुत लेफ्ट ब्रेन डोमिनेटेड हैं उनको विदाउट एफर्ट इनहेल करना चाहिए, गुड, वेरी गुड। क्योंकि ये दोनों मतलब एक ना एक जगह पे बहुत ज्यादा एफर्ट लगा रहे होते हैं, एक जना अंदर लेने में हाँ, और अंदर लेके इमोशन से खेलने में, और एक जना बाहर फेंक के मतलब, हाँ, तो दैट एक समथिंग। हाँ और नोट करो, एक और हाँ नोट, हाँ। एक्सपीरियंस से बताऊं तो मैं भी उसमें इंक्लूडेड हूँ। मैंने अभी तक जितने लोगों को देखा है मेडिटेशन में, प्राणायाम में, स्पेशली प्राणायाम के थ्रू जो मेडिटेशन में जाते हैं, इनहेल, जो ब्रीदिंग के 4 स्तंभ होते हैं, इनहेल, होल्ड, एक्सेल एंड होल्ड, हम्म चारों में एक साथ बैलेंस करना, पूरी तरह से परफेक्ट ऑब्जर्व करना इजी नहीं। राइट। जैसे मैं आपसे कहूं कि आप इनहेल करो और होल्ड करो, एक्सेल उसी तरह करो, फिर होल्ड करो, ये पूरी तरह से परफेक्टली संभव नहीं होता। आप अपनी नेचर के अनुसार, जो आपका बिहेवियर पैटर्न या पैटर्न बन गया है, उसके अनुसार आप ब्रीदिंग करते। तो कोई न कोई आदमी इनहेल पर ज्यादा फोर्स लगा रहा होता है, इनहेल को ज्यादा डोमिनेंट रखता है इस पूरे चारों में, कोई आदमी एक्सेल को डोमिनेंट रखता है, कोई आदमी होल्ड को डोमिनेंट रखता है, इनहेल करके होल्ड, इनहेल और एक्सेल कोई फोकस ही नहीं रखता, वो सिर्फ वो होल्डिंग पर फोकस रहता है, उसको ज्यादा फीलिंग जनरेट करता है। कोई आदमी बाहर होल्डिंग पर ज्यादा फोकस रहता है ऑल द टाइम। राइट। इवन कि जैसे उसने इनहेल किया, होल्ड, एक्सेल, तो ज्यादा मोर फोकस्ड उसका एक्सेल होल्डिंग पर होता है। उसी को इवन की इनहेल कर रहा होता है, लेकिन उसके ध्यान में वो एक्सेल वाली होल्डिंग ही घूम रही होती भी है। होती है, यस यस समझ गए? यस। तो अगर बेटा ये देखो, इनहेल होल्ड एक्सेल होल्ड,
ये अगर 30 सेकंड का प्रोसेस है तो 30 सेकंड में पूरा 30 सेकंड ईच एंड एवरी पार्ट पे हम फोकस नहीं हो पाते। राइट। माइन्यूट फोकस माइंड का हो ही नहीं पाता लोगों का, इवन कि बहुत सारे मास्टर्स को देखा है, मैंने अपने को भी इंक्लूड किया हुआ। इसीलिए मेडिटेशन के जब हायर लेवल पर आप धीरे धीरे जाते हैं तो आप इन चारों को बैलेंस कर ले जाते हैं। ओके। और ये जिस दिन बैलेंस हो जाता है, माइंड के सूक्ष्म चीजों के रहस्यों को जान लेते। ओके। कंसंट्रेशन अनुभव ये इजी नहीं होता बेटा, वन ऑफ द टफेस्ट है। लोग सोचते हैं कि बस ऑब्जर्व करो ब्रेथ को। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं ऑब्जर्व करता हूँ ब्रीदिंग को, फिर भी मेरा माइंड भाग रहा होता है। उनको लगता है ये बहुत सिंपल है। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में कुछ और घूम रहा होता है। तो ये सिंपल नहीं है, ये बहुत टफ है। जब आप राइट। साइड में एंट्री करते हो और एक एक पॉइंट को आप नोटिस करते हो तो दिमाग की सब घंटियां बजने लगती। और बताओ। एक चीज और था। हाँ, ये जो स्टोर करने की टेंडेंसी एक व्यक्ति में आती है, ये टेंडेंसी यूजुअली बचपन में रटने के कारण ही आती है कि या तो आप उसको एक्शन रटा दोगे, या आप उसको इमोशन की स्टोरिंग रटा दोगे, या तो ईड़ा पे स्टोरिंग टेंडेंसी बनाओगे या पिंगला पे बनाओगे। एक तो होता है रटने की टेंडेंसी, हम्म। एक होता है बाय बर्थ। कुछ जैसे हार्डवेयर में कुछ है ही ऐसा, हम्म। तो वो हर एक आदमी का अपना आर्ट है ना, स्किल है, बाय बर्थ स्किल होती है। तो अगर मुझे देखो तो मेरी बाय बर्थ स्किल भरने की हम्म। या रही होगी, लेकिन बीच में जब मैं बहुत छोटा था, 3 साल का था, तो मेरे सिर पे बिच्छू उच्छू काटा था। हम्म। तो मैंने दीवालों पे इतना सिर मारा है, हो सकता है उससे कुछ डैमेज वेमेज हुआ जो भी है। पर फाइनली अगर मैं अपने नेचर को बताऊं तो मेरे अंदर एब्जॉर्ब करने की, वर्ड्स को स्पेशली हम्म। एब्जॉर्ब करने का और स्टोर करने की कैपेसिटी नहीं थी। कुछ लोगों में बाय बर्थ होती है, कुछ लोगों में रटवा देते हैं, इतना ज्यादा रट्टू तोता बना देते हैं वर्ड्स को कि वो कॉपी और पेस्ट करने की उनकी टेंडेंसी बन जाती है। तो कुछ बाय बर्थ होता है, कुछ आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है हम्म। बचपन में। लेकिन जब आप उसको प्रैक्टिस से ज्यादा बढ़ा देते हैं तो वही डिजीज बाद में हो जाती है। राइट। अभी एक उदाहरण दूंगा सर मैं इसी चीज पे। मेरा भांजा है, वो मतलब मोटा होते जा रहा है, हाँ, और उसके शोल्डर्स वगैरह डाउन रहते हैं और ऐसा है। मेरी दीदी आई थी उस दिन, तो वो बोलता है हमारी दीदी के सामने, बोलता है मैं खाना खा रहा था स्कूल में, और मैं अंदर डाल रहा हूँ खाना, और खाना बाहर आ रहा है। तो मेरी दीदी एकदम घबरा गई, माता जी भी घबरा गई, हम्म और इस पे चर्चा होने लगी। तो मैंने बोला कि आप इसको रटवाते हो क्या, रटने की आदत डाल रखी, याद करवाते हो क्या लेसन को? तो बोले हाँ। तो मैंने बोला जब भरने की आदत है तो वो खाना भी भर रहा है बट बॉडी फेंक रही है उसको। हम्म तो बोलते हैं मेरी दीदी एकदम बोल, मैंने बोला इसको आप रटवाइए मत, इसको थोड़ा आप ज्ञान के लेवल पे लाइए जिससे अंडरस्टैंडिंग में रट के ना जाए, खुद के मन से लिखे वहां जाके। हाँ हाँ गुड। तो वो घर पे कलेश हो गए, नहीं बिल्कुल नहीं, रटवाना ही है, अभी तू मत छेड़ हमारा सिस्टम ये वो। मैंने बोला मैं बचपन में कर चुका हूँ ये सब, मोटा हो फिर पतले हो फिर ये सब करो, कोई काम का नहीं। ये मोटा हो जाएगा आगे चल के, कोई मतलब नहीं निकलेगा, ऑलरेडी है वो थोड़ा सा, बट रटवाना क्यों है चीजों को? तो बट यही सब रहा, बोले इसका काउंटर बता दे कुछ हो तो। ये रटना वटना नहीं जाएगा, काउंटर बता दे। नोट करो, एक आदमी एक वर्ड को या शब्दों को स्टोर करता है। मैं मानता हूं, और ये तो मेरे एक्सपेरिमेंट में है, कोई मैं मानने की बात नहीं है, ये मेरा अनुभव है।
विजुअल को एब्जॉर्ब कर लो, कोई चित्र को या मूवी के इंसिडेंट को एब्जॉर्ब कर लो, वो उतना नुकसानदायी नहीं। लेकिन अगर आप विचारों को और वर्ड्स को स्टोर करने लगोगे तो वो बॉडी पर इतना आपके निशान छोड़ेगा नेगेटिव इफेक्ट का कि आप सोच नहीं पाओगे। करेक्ट। और अगर बाय द वे उस वर्ड्स की रिपीटेशन में आप जुट गए, अगर उन शब्दों की रिपीटेशन में जुट गए तो आप इतने मोटे हो जाओगे कि आप संभाल नहीं पाओगे अपनी बॉडी को। और ये मतलब मैं धार्मिक विरोधी नहीं कह रहा हूँ अपने आप को, मैं तो स्पिरिचुअल हूँ। पर किसी भी धर्म जो बहुत मोटे लोग हैं, धार्मिक लोग, उनको देखोगे तो वो आप रेपुटेशन की टेंडेंसी से पीड़ित मिलेंगे। वो दिन भर रिपीट करते हुए मिलेंगे शब्दों पे। तो ब्रेन और बॉडी के जितने भी ऑर्गन हैं वो रेपुटेशन पसंद नहीं करते। अगर प्रोफेशन वाइज देखो तो केवल 2 ही प्रोफेशन है जिसमें रेपिटेशन बहुत कम होते हैं। एक स्पिरिचुअल एक्टिविटी में, एक सेवा में, पॉलिटिक्स में या सोशल वर्क में। आप कहीं जा रहे हैं, कुछ हर एक दिन आपको अलग अलग टास्क मिल रहे हैं, राइट। और जितने भी प्रोफेशन है आपको किसी में भी न्यू चीज नहीं आएगी। जैसे एक डायरेक्टर है फिल्म का, उसकी एक मूवी देखो और दूसरी मूवी देखो, तीसरी मूवी देख लो, चौथी मूवी देख लो, सब में आपको मोर और सेम चीज दिखेगी, पैटर्न सेम। हाँ, पैटर्न सेम दिखेगा। एक एक्टिंग जो करता है सेम चीज दिखेगा, वो भी तो प्रोफेशन है। एक सिंगर देख लो, सेम चीज दिखेगा। क्रिकेटर देख लो, बहुत कम है, मुझे तो पता नहीं ज्यादा। एथलीट देख लो, सेम पैटर्न दिखेगा, क्योंकि उसने पैटर्न को रिपीट करके अपने को स्ट्रांग बनाया। मेरी बात सुनी ना बेटा? करेक्ट, करेक्ट। पर सोशल वर्कर, पॉलिटिशियन, एक स्पिरिचुअलिस्ट को हर एक इंसिडेंट नए रूप में मिलता है, वो नए रूप में उसे सॉल्व करने की कोशिश करता है। उसने बनी बनाई चीज पहले से नहीं दिया, सोच करके उसने अप्लाई नहीं किया है। एक मूवी का डायरेक्टर है, पहले सोचता है फिर वो इंसिडेंट क्रिएट करता है। म्यूजिशियन है, पहले सोचता है फिर वो म्यूजिक देता है ना बेटा, गाता है, व्हाट एवर। राइट, राइट। लेकिन पॉलिटिशियन और स्पिरिचुअलिस्ट और ये सब सोचते थोड़े ना पहले हैं, पहले तो घटनाएं देखते हैं। एक मेडिटेटर है, वो थॉट को देख रहा है, थॉट में घटित हो रहा है क्या, फिर वो मैनेज करना शुरू करता है। वो पहले क्रिएट थोड़ी ना करता है। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। अब कुछ लोग हैं जैसे हमारे गुरु लोग हैं, कुछ लोग कहते हैं कि ये सोचो कि आप महान हो, ये सोचो कि आप पूरे सर्वत्र जगत में आप व्याप्त हो, पूरे यूनिवर्स में आप ही आप हो। तो इसका मतलब है कि वो पहले सोचवा रहे हैं फिर कंट्रोल सिखा रहे हैं। ये हार्मफुल है मेडिटेशन में। इसका मतलब है कि आप बिल्कुल वही जो फिल्मों वाला एक पैटर्न है उसको अप्लाई कर रहे हैं। राइट। आप जो इंसिडेंट हो रहा है उसकी विजुअलाइजेशन नहीं सिखा रहे हो, उसको कैसे मैनेज करना ये नहीं सिखा रहे हो। मेरी बात सुनिए ना, समझ गए। यस। अब एक पंडित जी हैं, नदी पार कर रहे हैं, वो किताब खोल करके देख रहे हैं कि हमें कैसे पार करना है, क्योंकि उन्होंने वो पढ़ा हुआ है। और जो रोज बेचारा नदी पार कर रहा है वो आया, कूद के निकल गए। करेक्ट। तो जो रियल घटना है जब आप सॉल्व करने लगते हैं तो आप में एक यूनिक स्किल प्रोड्यूस होती है, पैदा होती है। लेकिन जब आप सोच करके उसे कंट्रोल करने की सोचते हैं तो धीरे धीरे आपकी शक्तियां क्षीण होने लगती हैं।
यस और आप अपने आप से इंटरनली दुखी होते हैं। अब यस ये बोलने को बोलते रहो कि मैं यूनिवर्स में घूम रहा हूँ, पूरे यूनिवर्स में मेरी आत्मा फैली हुई है। मेरी आत्मा तो बॉडी में फैल के नहीं जा पा रही है, यूनिवर्स में कहाँ जाएगी? राइट है ना, बॉडी में ही बॉडी फूलती जा रही है, 200 किलो की बॉडी हो गई है, बॉडी में ही हमारी घुस नहीं पा रही है आत्मा, तो यूनिवर्स तो छोड़ दो, है ना। तो बेसिकली हम लोग फिर इम्प्रैक्टिकल होते जाते हैं, क्योंकि सोचने की टेंडेंसी, सोचने की लत लग गई। तो अब हम प्रैक्टिकल रहे नहीं, तो बॉडी में, तो बॉडी को अनुभव तो कर नहीं पा रहे हैं, तो अब हम बाहर अनुभव कर रहे हैं। यूनिवर्स को ले लिया, सूरज ले लिया, चंद्रमा ले लिया, ग्रह नक्षत्र ले लिया, एस्ट्रोलॉजी ले लिया, वास्तु ले लिया, दरवाजा खोल रहे हैं, दरवाजा साउथ नॉर्थ नॉर्थ कर रहे हैं, यही खुदाई में यही सब चालू है। अल्टीमेटली हमारा माइंड बाहर चला गया, हाँ हाँ प्रैक्टिकल इम्प्रैक्टिकल हो गया। ठीक है। राइट और और ये कहना सही है कि जब शब्द रटते हैं तो उदान वायु गड़बड़ होती है और इमेज रखते हैं तो अपान वायु गड़बड़। हाँ, जब आप शब्द शार्प होते हैं, इमेज शार्प नहीं है। इमेज तो बहुत स्थूल है, सॉलिड है ना इमेज। जैसे कोई घर में कोई वस्तु, आप टेबल कुर्सी लाएं, ये सॉलिड है, राइट अर्थी सब्सटेंस है हाँ अर्थी सब्सटेंस है ना, इसको तो आप देख रहे हैं तो इससे बच लोगे आप। हाँ अब पता चला कोई निडल नीचे जमीन पे रखा हुआ है, और वो जैसे नहीं, पहले कॉपी में निडल एक चुभा देते थे और कहीं वो उल्टी हो गई तो पैर में ही घुस जाती थी। शब्द जो होते हैं शार्पर, तो शब्दों को जब हम स्टोर करते हैं अपने सिस्टम में, तो वो ज्यादा आपके हार्मोन्स को, ज्यादा बॉडी को रिएक्ट करता है, इमेज नहीं करता। क्योंकि इमेज से आप इमोशन इमोशन निकाल के थोड़ा संतुष्ट हो लेते, लेकिन शब्दों में आप और फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं, हम्म हम्म स्ट्रेस होने लगता है, एंजाइटी होने लगता है, ये सारी चीज होने लगती है। तो शब्दों, इसीलिए तो मेडिटेशन में कहा जाता है विचारों से परे जाओ, करेक्ट इमेज करेक्ट से परे छोड़ो, यहाँ भी बहुत परे। राइट यस यस और आपने वो विधि बताई थी ध्यान वाली कौन सी? जिसमें इमेज को तोड़ते हैं। मैंने बचपन में ये टेक्निक करता था कि इमेज में है ना उसको सूरज के पास भेज देता था तो आग से जल जाती थी वो इमेज। आपने बताया आप खुद जला देते थे करेक्ट। फिर आपने ये बोला था कि इसको मतलब मैं इमेजिन करता था कि एक द्वार है जहां से सूरज की किरणें हैं और सूरज का बहुत प्रकाश है। वो इमेज को वहां फेंक दो, जल के राख हो जाएगी, मतलब राख भी नहीं बचेगी। ठीक। मेरा क्वेश्चन ये था, आपने बोला ये ज्ञानात्मक नहीं है, इसको वैसे मत करो, इसको तोड़ो। तो मैंने इस पे बहुत विचार किया कि तोड़ने का क्यों बोल रहे हैं। शायद तोड़ने का इसलिए बोल रहे हैं कि बेटर मैनेज होगा, उसको डिस्ट्रक्ट करने के बजाय उसको धीरे धीरे मैनेज करके माइनस करो। इज दैट अ करेक्ट अंडरस्टैंडिंग? करेक्ट। जैसे अब मैं पहले मतलब जो जितनी भी बकवास की साधना थी, जो बचपन में हर आदमी या हर साधक करता होगा, उससे हो सकता है 2-4% हमने ज्यादा कर दिया, ये ज्यादा ही किया। और वो 95, मतलब 98 तक, 99 तक हमने खूब किया। अब चूंकि ये वाला पोर्शन वन ऑफ द बेस्ट पोर्शन हम लोग के यहाँ माना जाता है हठ योग में, राजयोग में, अब हम यहाँ पर इतना ज्यादा फोकस्ड हो जाते कि ये पैल्पिटेट करता और ये फटने लगता और पूरा सिर फटने लगता, ऑल द टाइम 24 आवर हेडेक हो गया। अब चूंकि यहाँ पर भगवान कृष्ण बैठते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड को फोड़ने के चक्कर में पड़ गया। अब एक्टिवेट करना तो छोड़ दो, फूटने के कगार पर आ रहा है, सिर से पीड़ित हो गया ऑल द टाइम। बाद में, क्योंकि दूसरे के पास कोई सोल्यूशन होता नहीं बेटा ये सब चीजें, क्योंकि दूसरा कह रहा है कि नहीं ये जग रहा है, कुंडलनी जग रही है। अब उनको भी पता नहीं, शायद वो प्रैक्टिस में नहीं।
तो हमने क्या किया कि अब चूंकि इतनी लत लग गई इसे देखने की, यहाँ पर स्टार की, कि ऑल द टाइम 24 आवर हो रहा है एक्सेप्ट डीप स्लीप। तो अब हमने मेडिटेशन में क्या किया कि उस स्टार को वही आसमान की तरफ ले गया अपने बीच में, और एक स्टार में जो भूमध्य पे था उसको सेपरेट कराया। हमारे सिर में हल्कापन होना शुरू हो गया, जो पेल्पिटेशन मैक्सिमम या बहुत ज्यादा होती थी वो रिड्यूस हो गया। कुछ महीनों के बाद ये ध्यान में दिया कि ये हो क्यों रहा है, इससे क्यों, मुझे ये नहीं लग रहा है कि इससे बेनिफिट हो गया, बहुत अच्छी बात है बेनिफिट हुआ, मुझे ये लग रहा है कि ये हुआ क्यों, ये क्यों हो रहा है। क्योंकि मैं अभी भी स्टार ही देख रहा हूँ, भूमध्य वाला पोर्शन देख रहा हूँ, लेकिन सेपरेट है थोड़ा डिस्टेंस में। वो एक्चुअली इसलिए हो रहा था क्योंकि मैंने ही अपने माइंड में एक ऐसी विजुअलाइजेशन क्रिएट किया था कि वो मेरे नजदीक नहीं है, वो मेरे बॉडी में नहीं है, वो बाहर है। Clear? वो बाहर है, मैंने अपने ही अंदर ये विजुअलाइज किया कि वो डिस्टेंस में है, वो बिल्कुल दूर है, मैं देख रहा हूँ, मैं अलग हूँ। तो मैं अलग हूँ ये विजुअलाइज कर रहा था, मैं ही कर रहा था ना, दूसरा तो कराया नहीं। उससे मुझे रिलीफ मिल रहा था। इसका मतलब दो चीजें थी, एक सेपरेटिज्म था, मतलब हम सेपरेट थे उससे, और एक था स्पेस क्रिएट कर रहे थे हम, मैं और उस जो स्टार जो इमेजिनेशन कर रहे थे उसके बीच में कर मैं ही रहा था, अपने दिमाग में ही कर रहा था, लेकिन वो विजुलाइजेशन में सेपरेशन थी और स्पेस था। इसका मतलब है कि आपने डिस्टेंस क्रिएट करके आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर ले गए। अब नोट करो, ये बहुत नॉलेजेबल टेक्निक नहीं है, ये टेक्निक है, ये क्रिया है, ये आपकी जैसे नहीं को लोग कहते हैं एक आदमी के पास इंजीनियरिंग स्किल होता है, इसको आप कह सकते हो इंजीनियरिंग स्किल है उसके पास, एक टेक्निकल माइंड है वो। ये टेक्निकल माइंड है, ये बहुत ज्ञानात्मक माइंड नहीं है। राइट राइट। अब जरा देखो ज्ञानात्मक माइंड कैसे हुआ बेटा। हमने देखा यार स्टार में क्यों देख रहा हूँ, बिना मतलब का स्टार देखते होगा क्या, ऐसा करता हूँ ये स्टार को खत्म कर देता हूँ, कोई ऑब्जेक्ट रहने नहीं देता, छोड़ दो, ये ऑब्जेक्ट से क्या फायदा है। वो जो स्टार है उस स्टार में कुछ नहीं है, मैंने ही स्टार को क्रिएट कर रखा है, प्रोड्यूस कर रखा है ना, किया है, मैं ही उस स्टार से खुश हो रहा हूँ, शांत हो रहा हूँ, क्योंकि मैंने कंसंट्रेशन डेवलप कर दिया। राइट, माइंड अपने ही प्रोड्यूस्ड ऑब्जेक्ट को फोकस करके अपने को ही शांत कर ले रहा है। तो जब मुझे ये पता चला कि नहीं, मैं इस भूमध्य को, इस स्टार को, इस फोकस को बंद कर दूंगा, बिल्कुल ब्लैंक कर दूंगा, कोई चीज में प्रोड्यूस, इसका मतलब मैंने समझ लिया है कि कोई थॉट प्रोसेस अगर बंद कर दूं, थॉट प्रोसेस ही बंद कर दूं, स्टॉप हो जाए, तो शब्द का निर्माण नहीं होगा, चित्र का निर्माण नहीं होगा, इमोशन का निर्माण नहीं होगा। तो यही अल्टीमेट, राइट राइट। ये है नॉलेज, ये है नॉलेज। इसी को अचीव करने के लिए अब 10 वर्ष लग जाए, 20 वर्ष लग जाए, 100 वर्ष लग जाए, अब इस फिलॉसफी को प्रैक्टिकल में ला करके अचीव करने के लिए बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। करेक्ट। इजी नहीं, इजी नहीं है। जैसे मैंने ये भी ऑब्जर्व किया है, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मुझे उस चीज से घृणा हो रही है, तो घृणा तो अल्टीमेटली मुझे ही हो रही है ना। तो वो मैं है कौन जिसको घृणा हो रही है, जो एक के फिलोसॉफी अपने महर्षि रमन भी करते हैं, जो क्या आप भी बता रहे हैं कि जो जो देख रहा है, जो कर रहा है, वो स्वयं मेरे अंदर ही है ना, और कोई वो तो कर आप ही नहीं तो रहा। कर रहे हो ना बेटा, कर रहे आप हो, ही तो कर रहे हो करेक्ट ना। करेक्ट। जैसे
मैं किसी वस्तु को घृणा करूं, तो घृणा या प्रेम दोनों करूं, तो इसका मतलब है कि वो एक इमोशन है। हाँ। घृणा भी एक इमोशन है और प्रेम भी एक इमोशन। घृणा वाले इमोशन में थोड़ा बॉडी की मशीन ज्यादा वर्क कर रही है, प्रेम वाले में थोड़ा डिफरेंट वे में वर्क कर रही है, जिसमें थोड़ी सी खुशी मिल जा रही है। लेकिन दोनों ही खतरनाक है। मैं तो कहता हूँ वो प्रेम वाला ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि वो तो 50 साल तक पता ही नहीं चलने देता कि वो खतरनाक है। करेक्ट। करेक्ट। घृणा वाला तो बता देता है 2 दिनों में कि बेटा अब ज्यादा मत करो, नहीं तो हार्ट अटैक हो जाएगा। करेक्ट। जो प्रेम वाला है, उसमें तो हम 7 7 जन्मों तक के प्रेम की गांठ लेते हैं। तो उसमें 7 जन्म तक इसका मतलब पता नहीं चल पाता। पता नहीं चल करेक्ट। पाता, वो है ना। दिमाग चलते रहता है, बैक ऑफ द माइंड वो चलते जा रहा है, दिमाग उतना फंक्शन करते जा रहा है अननेसेसरी। फंक्शन। इसीलिए इंडियन स्पिरिचुअलिटी में इतने स्कूल ऑफ थॉट्स हैं बेटा। आपको कहीं ना कहीं नॉलेज के स्टेप्स मिल जाएंगे। आप अगर बहुत इमोशनल है, भक्ति मार्ग पे हैं, तो थोड़े दिनों में आपको राजयोग पे शिफ्ट कर दिया जाता है, फिर ज्ञान योग पर धीरे धीरे आप शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि आप मान लो सेटिस्फाइड किसी मार्ग में नहीं हैं, हम्म। तो आपके पास बहुत सारे स्कूल ऑफ थॉट। कहीं और शिफ्ट हो जाइए, कहीं कोई मार पिटाई वाला काम नहीं है ना, राइट। कि क्यों छोड़ दिया इसे। तो यहाँ जितने साधक हैं, जितने गुरु हैं, उनके अपने एक स्कूल ऑफ थॉट। राइट। ये मैंने कहीं देखा नहीं स्पिरिचुअलिटी में। अपनी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में यही मूल सत्य है। सर, एक ऑलमोस्ट लास्ट क्वेश्चन ये है, ध्यान में और योग तंद्रा इज वेरी सिमिलर टू हिप्नोसिस। योग तंत्र का मतलब क्या समझते हैं? मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में, योग तंद्रा के बारे में। तो फिर कैसे कह रहे हो कि सिमिलर टू आपका मैंने एक जगह वो अभी कुछ आया था, उसमें आपने योग तंद्रा के बारे में बात करी थी, फिर ओशो का मैंने एक लेक्चर पढ़ा था, उसमें उसने बोला था हिप्नोसिस इज वेरी सिमिलर टू योग तंद्रा। फिर ये जो इमेज हम तोड़ रहे होते हैं, राइट, कि एक इमेज पकड़ो जिससे इमोशन आप निकाल रहे हो, वो इमेज को तोड़ो, ये तीनों क्या सेम है? हिप्नोसिस, इमेज को तोड़ना और योग तंत्र। हिप्नोसिस में क्या होता है एग्जैक्टली? हिप्नोसिस में कोई चीज आपने पकड़ के रखी है, जैसे कोई ट्रॉमा हो गया, आर्मी वाले रहते हैं, ये किसी को मार डालते हैं, राइट, तो इनको ट्रेनिंग में तो असली व्यक्ति को नहीं मरवाते हैं, बट जब कहीं गए असली में और मार दिया तो इनको ट्रॉमा हो जाता है, वो इमेज बार बार इनको खौफ के रूप में आती है, रिपीट होता है, रिपीट होता रिपीट होता है। तो है। ये क्या करते हैं, इनको एक नॉर्मल लाई डाउन करा देते हैं, हाँ, पूरा बॉडी में माइंड को ले आते हैं, जैसे हम शवासन में करते हैं कि इस पे फोकस करो, इस ऑर्गन पे, फिर उस मेमोरी में लेके जाते हैं और हाँ, उस मेमोरी को तोड़ते हैं, या तो तोड़ देंगे या फिर उस मेमोरी को ज्ञानात्मक लेवल पे ले आएंगे, कि मान लो तुम अभी हो, तुम्हारे अंदर विजडम है, उस टाइम तुम्हारे अंदर विजडम नहीं थी, तो तुम उस व्यक्ति को जाके समझाओ कि ये ऐसा ना करे, समथिंग लाइक दैट। तो वो जो पुराना उसका पास्ट था जहाँ पे वो ट्रॉमा था, उसको बाहर लेके आते हैं, तो अलग अलग ऐसी टेक्निक रहती है। हम्म, तो ये कर तो बेसिकली एक ध्यान की ही विधि है, ये क्या क्या हाँ है? ध्यान। हाँ ध्यान, ये जो टेक्निक है, अभी हिप्नोसिस के बारे में मुझे इतना ज्यादा ज्ञान नहीं है। लेकिन जो कह रहे हो कि आप उसे आंख बंद करा के, लिटा करके, या किसी एक स्टेट में आप उसे ये समझाने की कोशिश करते हो कि ऐसे ऐसे है, इमेज को कैसे ब्रेक करो, क्या करो क्या नहीं, ये मेडिटेशन के ही पार्ट होते हैं। जैसे ही आप आंखों को बंद करा के या आंखों को खोल करके अंडरस्टैंडिंग डेवलप कराना शुरू करते हो, हम्म। अंडरस्टैंडिंग, राइट। समझ उसके अंदर क्रिएट करना शुरू करते हो, वो मेडिटेशन का पार्ट हो जाता है। चाहे वो कोई हिंदू का हो, चाहे वो कोई अदर रिलीजन का हो, समझने के पार्ट को जैसे ही शुरू करोगे, वो मेडिटेशन का ही पार्ट है, वो शुरू होता है, वहीं से शुरू ही होता है। इंडियन हठ योग में
अब पहले तो रहा होगा, लेकिन अब पहले समझने की कोशिश ज्यादा नहीं की जाती। मेडिटेशन में पहले उन्होंने कह दिया कि ये एक कंसंट्रेशन की ऑब्जेक्ट है, इसको पकड़ लो और इस पर ठहरो, फिर बाद में समझना। लेकिन इसमें ज्यादा आदमी सक्सेसफुल नहीं होता। मैंने देखा है कि पहले समझने की प्रक्रिया चलानी चाहिए, फिर उसके बाद कंसंट्रेशन अपने आप आ जाती है। करेक्ट। हम लोग एनिमल नहीं, हम्म। जैसे कोलू का बैल है। कोलू के बैल या बैल को आप समझा नहीं सकते, हम्म। तो आप उसकी आंख बंद करके, अब चूंकि कोलू का बैल आपने देखा नहीं होगा, तो एक एक घूमते रहता है, देखा सेट है। सेट हाँ। पैटर्न पे आप उसको घुमाते हैं। हम्म। आंख बंद करवा दिए, उसका माइंड सेट हो गया, उसका रास्ता आपने फिक्स कर दिया। पर ह्यूमन के साथ ऐसा बिहेवियर नहीं कर सकते आप कि उसको पहले ही सेट पैटर्न बना दो बिना उसको समझाए, और वो सेट पैटर्न पे चलने लगे। कभी नहीं चलेगा, राइट। अभी भी नहीं चलेगा। अगर ऐसे चलना होता तो सारे माँ बाप ना, जितने बच्चों को अपने समझाते हैं पॉजिटिव पॉजिटिव चीजें, सब पॉजिटिव हो जाए और सारे गलत गलत हो जाता है मामला। सारे माँ बाप तो अपने बच्चों को यही समझाते हैं ना, बेटा राइट। राइट। सही बोलो, सच बोलो। और वो सच क्यों नहीं बोलते, ये कभी उन्होंने नहीं समझा, क्योंकि वो कुछ झूठ बोल रहे होते हैं उन्हीं के सामने। राइट। उनका व्यवहार उनके सामने गलत होता है और वो समझा रहे होते हैं। करेक्ट।